आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। बात हम सबसे पहले कोस्ट गार्ड की करेंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड ने द्वारका के ओखा में एक मॉक ड्रिल की और इस मॉक ड्रिल में कोस्ट गार्ड के जवानों ने ड्रग्स और हथियारों के तस्करों पर नकेल कसने के मकसद से अपनी तैयारियों को परखा। दरअसल बीते कुछ सालों में समुद्र के रास्ते भारत में ड्रग्स और हथियारों की तस्करी को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान नए नए तरीके अपनाता है। दुश्मन देश की इन्हीं साजिशों को देखते हुए कोस्ट गार्ड्स भी खुद को ज्यादा अलर्ट बना रहे हैं ताकि ड्रग्स और हथियारों की खेप को देश के अंदर एंटर करने से रोका जा सके। दुश्मन की ओर से तेजी से बढ़ती होवरक्राफ्ट, समुद्र किनारे मशीन गन से गोलियों की बरसात और फिर चंद मिनटों बाद ही घनी झाड़ियों के बीच घुटनों के बल बैठे चंद लोग। ये सब देखकर आप ये अंदाजा लगा रहे होंगे कि ये कोस्ट गार्ड का घुसपैठियों के खिलाफ कोई स्पेशल ऑपरेशन है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल द्वारका के ओखा में कोस्ट गार्ड के जवानों ने अपनी तैयारियों को परखने के मकसद से एक मॉक ड्रिल की। ये सारी कवायद उसी मॉक ड्रिल का हिस्सा है। मिशन के लिए जा रहे हैं। यहाँ से हम अभी वेट समुद्र की तरफ जाएंगे जो कि यहाँ से 3 नॉटिकल माइल है। आपको सतर्क रहना है रास्ते में। जहाँ भी आपको लगता है कि कोई भी डिंगी बोट या छोटा बोट है तो आएंगी नजदीक आने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें से कुछ आइटम्स निकाले जा रहे हैं तो हमें उस पर कार्रवाई लेनी है। हम लोग क्राफ्ट की तरफ मोड़ेंगे और क्राफ्ट को हम लैंड करवाएंगे। उसके बाद हमारी बोर्डिंग पार्टी बोर्डिंग टीम को लीड करते हुए आगे बढ़ेगा और उसके बाद फॉलोड बाय कार्रवाई। ओके। जिसके तहत कोस्ट गार्ड के जवानों को जैसे ही भनक लगी कि समुद्र के रास्ते से आने वाले कुछ तस्कर एक टापू पर छिपे हुए हैं, वैसे ही कोस्ट गार्ड की टीम फौरन एक्शन में आई और वो होवरक्राफ्ट पर सवार होकर तस्करों की तलाश के लिए निकल पड़ी। टापू पर घनी झाड़ियों के बीच छिपे तस्करों के करीब पहुंचते ही हथियारबंद कोस्ट गार्ड के जवान सर्च ऑपरेशन में जुट गए। कुछ देर चले सर्च ऑपरेशन के बाद कोस्ट गार्ड के जवान अपने टारगेट तक पहुंच जाते हैं और तस्कर बने लोगों को सरेंडर करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस मॉक ड्रिल के दौरान जवानों के बीच बेहतर तालमेल बना रहे, इसका पूरा ख्याल रखा गया। अच्छी बात यह रही कि मॉक ड्रिल का हिस्सा बनी टीम ने तय वक्त में ही अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया। दरअसल इंडियन कोस्ट गार्ड ये सारी कवायद इसलिए कर रही है क्योंकि हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रचने वाला पाकिस्तान समुद्र के रास्ते से लगातार ड्रग्स और हथियारों की तस्करी को बढ़ाने में जुटा है, जिसके लिए तस्कर नए नए तरीके अपनाने लगे हैं ताकि कोस्ट गार्ड को चकमा दिया जा सके। लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड की मुस्तैदी के चलते तस्कर अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाते। ऐसा ही एक मामला पिछले महीने की 26 तारीख को उस वक्त सामने आया जब कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत एक पाकिस्तानी नाव से 10 तस्करों को गिरफ्तार किया और इनके पास से करोड़ों की ड्रग्स और हथियार बरामद किए गए। पिछले एक साल में लगभग 346 केजी ऑफ नार्कोटिक्स स्मगलिंग आर्म्स जो कि लगभग 1930 करोड़ को पकड़ा है। इसके साथ साथ इन गतिविधियों में इन्वॉल्व जो कि नार्कोटिक्स और आर्म्स स्मगलिंग की थी, उनमें लगभग 44 पाकिस्तानी ग्रुपों और 7 ईरानी नेशनल ग्रुप को भी पकड़ा है। बीते कुछ सालों में समुद्र में इंडियन कोस्ट गार्ड की चुनौतियां बढ़ी हैं, जिसे देखते हुए भारतीय तटरक्षक बल खुद की तैयारियों को और धार देने में जुटा है ताकि देश के दुश्मन अपने मंसूबों में कामयाब न हो पाए। इसके लिए कोस्ट गार्ड को भी हाईटेक बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और कोस्ट गार्ड के बाद अब बात कर लेते हैं भारतीय सेना की। देश की सरहद पर बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए बीते कुछ सालों में सरकार ने सेना के तीनों अंगों के मॉडर्नाइजेशन पर
खास ध्यान दिया है और इसी पर जोर भी है। और मौजूदा साल भी सेना के लिए काफी अहम होने वाला है, क्योंकि 2023 में भारतीय फौज में कुछ अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो वहीं मॉडर्नाइजेशन के नजरिए से भी काफी कुछ होने की उम्मीद जताई जा रही है। भारतीय सेना की ओर से एक वीडियो संदेश जारी कर इस बात के साफ संकेत दिए गए हैं। दूसरी तरफ अरुणाचल दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बिना नाम लिए देश के दुश्मनों को साफ संदेश दिया कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए। भारत ने कभी भी कोई युद्ध अपनी तरफ से प्रारंभ नहीं किया और न ही किसी देश की एक इंच जमीन पर भारत ने कभी कब्जा किया है। यदि कोई हमारी इस सदाशयता या शांति प्रियता को हमारी कमजोरी समझने लगे तो मैं उसे बताना चाहूंगा कि हम शांति के उपासक तो हैं ही, हम शक्ति के भी उपासक हैं। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। आज एक बार फिर देश के रक्षा मंत्री ने अरुणाचल की धरती से बदनीयत पड़ोसी को डंके की चोट पर संदेश दिया। दरअसल इस संदेश के पीछे राष्ट्र रक्षा का वो संकल्प, जज्बा और विश्वास है जो भारत की सशस्त्र सेनाओं से देश को मिलता है। अभी 2023 शुरू ही हुआ है, लेकिन हमारी सेना ने इसे अभी से बदलाव और बेहतरी का साल बनाने की घोषणा कर दी है। इंडियन आर्मी ने एक वीडियो के जरिए देश को यह संदेश दिया है कि किस तरह साल 2023 भारतीय सेना के लिए बहुत बड़े बदलाव और मॉडर्नाइजेशन का साल साबित होने वाला है। चाहे तकनीक हो या मैन पावर, सेना 2023 को हर लिहाज से ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बता रही है। ट्रांसफॉर्मेशन की इस यात्रा में इस साल सेना का पूरा जोर मॉडर्नाइजेशन पर होगा। हथियारों से लेकर निगरानी और यहां तक कि युद्ध लड़ने के तरीकों तक में कई बदलाव नजर आएंगे। दुनिया की ज्यादातर ताकतवर सेनाओं की तरह इंडियन आर्मी भी सुरक्षा की गारंटी देने वाली सटीक तकनीकों पर अपनी निर्भरता को बढ़ाने जा रही है। 2023 ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भारतीय सेना का 5 डायरेक्शंस में फोकस है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्ट्रेटजी और ट्रेनिंग, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ऑप्टिमाइजेशन एंड रिस्ट्रक्चरिंग और मॉडर्नाइजेशन और इंडिजनाइजेशन। तो ये सब में बराबर फोकस होगा और ये जितनी भी चीजें हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी सेना के लिए। टेक्निकल एडवांसमेंट के इस लक्ष्य को पाने में ड्रोन्स एक बेहद बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। देश के खिलाफ साजिशों में लगे दुश्मन पर आसमान से नजर रखनी हो, या हजारों मील दूर बैठे आतंकी टारगेट पर सटीक निशाना लगाना हो, या फिर युद्ध के मोर्चे पर बिना अपने सैनिकों को उतारे तबाही मचानी हो, इन सारे ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए 2023 में अब भारत के रक्षा क्षेत्र में एक नई ड्रोन क्रांति होने जा रही है। घातक स्टेल्थ ड्रोन से लेकर तपस और रुस्तम ड्रोन भारत की सेना को 2023 में एक नया रास्ता दिखाने वाले हैं। तो वहीं अगर प्रीडेटर ड्रोन की डील फाइनल हो जाती है तो साल 2023 में भारतीय सेना की ड्रोन क्रांति रक्षा क्षेत्र का चेहरा बदल कर रख देगी। ड्रोन्स का बेसिकली डिफेंसिव ऑपरेशंस में भी रोल है और ऑफेंसिव ऑपरेशंस में भी रोल है, और ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों में बैटलफील्ड सर्वेलेंस निहायत ही जरूरी है, क्योंकि अगर किसी भी टारगेट को एक्वायर करना है तो ड्रोन्स उसकी बड़ी सही टारगेट का वर्नर, उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन, और फिर आप किसी भी तरीके से चाहे मिसाइल्स हो या ड्रोन्स को लॉन्च करना है, कि जो भी आपको लॉन्च करना है आप उसको लॉन्च किया जा सकते हैं। और साथ ही फिर पोस्ट डैमेज असेसमेंट भी जरूरी है। इसी क्रम में हमारी सेना को AK-203 असॉल्ट राइफल की बड़ी खेप मिलने का रास्ता भी साफ हो सकता है। ये असॉल्ट राइफल्स घुसपैठ और आतंकवाद रोधी अभियान में भारतीय सेना की ताकत को कई गुना बढ़ाएंगी। इसी क्रम में हमारी सेना को नई और बेहतर बुलेट प्रूफ जैकेट्स मिलने का रास्ता भी खोला जा रहा है। वैसे तो सेना ने अपना साल 2023 ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रखा है, लेकिन कई ऐसी बुनियादी चीजें हैं जिनको लेकर भी काम किया जा रहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी जवान के लिए हेलमेट और उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट। सेना ने हाल ही में 15,000 बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए एक ऑर्डर भी इशू किया।
माना जा रहा है कि ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स बहुत हल्की होंगी और सेना के अलग अलग विंग्स को बांटी जाएंगी। इससे पहले भी कई बार बुलेट प्रूफ जैकेट्स का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन इस बार ये ऑर्डर भारतीय कंपनी को ही दिया गया है। इसके अलावा अगस्त 2023 तक भारतीय सेना को नई कॉम्बैट वर्दी भी मिलनी शुरू हो जाएगी। जंग के लिए सेना की नई वर्दी को 2022 में सेना दिवस के मौके पर लॉन्च किया गया था। ये 2008 से इस्तेमाल हो रही पुरानी वर्दी के मुकाबले हल्की, मजबूत और मेंटेनेंस में आसान है। नई वर्दी में महिला सैनिकों की जरूरतों का भी ध्यान रखा गया है। यानी देश में बन रहे तमाम रक्षा उपकरणों की तरह ये वर्दी भी मेक इन इंडिया की शानदार मिसाल है। 2023 में भारतीय सेना मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ इंडियनाइजेशन को बढ़ाने पर भी जोर देने वाली है। सेना की आत्मनिर्भरता के लिए चरणबद्ध तरीके से सैकड़ों हथियारों और लड़ाकू साजो सामान के आयात पर रोक लगाकर उन्हें अपने ही देश में विकसित करने और बनाने की तैयारी भी काफी आगे बढ़ चुकी है। 2023 में इसके सार्थक और सकारात्मक नतीजे भी देखने की उम्मीद की जा सकती है। दिल्ली से सुमित चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अरुणाचल दौरे की, जो तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुए हिंसक झड़प के करीब 1 महीने बाद हुआ। चीन की विस्तारवादी नीति के नाकाम होने के 25 दिन बाद राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से अपने अंदाज में चीन को चेताया है। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के जरिए उसकी साजिशों को नाकाम करने में जुटे बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की 27 परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन भी किया गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने बचपन के वाकये का जिक्र करते हुए बीआरओ की तारीफ भी की। राजनाथ सिंह का कहना था कि जब वो बचपन में सड़क किनारे लगे साइन बोर्ड्स पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का संक्षिप्त रूप से बीआरओ देखते थे, वो उसे ब्रो समझ बैठते थे, जिससे हमारी युवा पीढ़ी भाई भी कहती है। हालांकि जिस तरह विकास के पैमाने पर बीआरओ पूर्वोत्तर की तस्वीर बदलने में जुटा है, उस आधार पर बीआरओ का नाम नया मतलब सेना का ब्रो ही होता है। मेरे साथियों, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नाम को जब मैंने पहले शार्ट में इसे लिखा हुआ देखा था, शार्ट में लिखा हुआ BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को लिखा जाता। पहले जब मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को बचपन में नहीं जानता था तो मैंने उसे ब्रो समझा था। ये BRO ये ब्रो है, जिसे आज तक हमारी नई जनरेशन ब्रदर यानी भाई के सेंस में यूज करती है। पहले BRO को मैं समझा कि BRO नहीं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन नहीं जानता था, मैं समझा ब्रो है, यानी इसको भाई कहते हैं आजकल। और मुझे बताया गया कि यह ब्रो नहीं है, यह BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। पर आज जब मैं इस संगठन को हमारी आर्म्ड फोर्सेस और देश की जनता के साथ मिलकर आगे बढ़ते देख रहा हूं, तो उनके लिए दिन रात मेहनत करते हुए देख रहा हूं, तो मेरे बहनों भाइयों, मैं कह सकता हूं कि तब मैंने BRO को ब्रो यानी ब्रदर गलत नहीं बल्कि सही पढ़ा था। BRO यानी हमारी सेनाओं का ब्रो यानी हमारी सेनाओं का ब्रदर, BRO यानी हमारे देशवासियों का ब्रो यानी हमारे देशवासियों का ब्रदर, BRO यानी आप सबका ब्रो यानी आप सबका ब्रदर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जिन 27 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, उनमें सियांग जिले में मुलेंग के पास हाल ही में बनकर तैयार हुआ सियोम ब्रिज भी शामिल है, जिसे BRO ने सियांग नदी पर बनाया है। 100 मीटर लंबे इस ब्रिज को स्टील से बनाया गया है, जो सियांग जिले को वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे ऊपरी सियांग जिले से जोड़ेगा, जिसमें ट्यूटिंग और यिंकियोंग जैसे दुर्गम इलाके भी शामिल होंगे। सियोम पुल के अस्तित्व में आने के बाद भारतीय सेना अब अपने जवानों को बेहद आसानी से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात कर सकती है, यानी कि चीन की किसी भी साजिश का जवाब देने के लिए बिना वक्त गवाए हमारे जवान ज्यादा संख्या में जल्दी से जल्दी सीमा पर पहुंच जाएंगे। इस ब्रिज की वजह से समय पर होवित्जर तोप जैसे घातक हथियार, सेना के वाहन, दूसरे भारी सैन्य साजो सामान को भी LAC पर पहुंचाने में मदद मिलेगी। अरुणाचल में LAC से सटे इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने का लाभ सेना के अलावा स्थानीय लोगों को भी मिलेगा। ऊंचाई और दुर्गम वाले इलाकों के बावजूद सियोम पुल की वजह से उनका जनजीवन भी आसान होगा।
यानी सियांग नदी पर सियोम ब्रिज अरुणाचल प्रदेश के आम लोगों के लिए भी जीवन रेखा की तरह ही साबित होगा, और वो भी ऐसे वक्त पर जब हाल ही में यानी 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक बार फिर से झड़प हो चुकी है। इस हिंसक झड़प में भारत ने चीन के करीब 300 से ज्यादा सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया था। इस घटना में चीन के 20 सैनिक घायल भी हो गए थे। तवांग में चीनी सैनिकों के साथ हुई इस झड़प के बाद पिछले महीने रक्षा मंत्रालय ने खुलासा किया था कि पिछले 5 साल में अरुणाचल प्रदेश में बीआरओ की तरफ से 3097 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कराया गया, जो पूर्वी लद्दाख समेत चीन से सटी एलएसी वाले राज्यों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बनाई गई 8588 किलोमीटर सड़कों में शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज 28 बॉर्डर रोड्स प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है। इनमें से ज्यादातर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें सड़कें और ब्रिजेस शामिल हैं, और ये अरुणाचल, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल जैसे राज्यों में जो चीन के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं वहां पर हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि राजनाथ सिंह खुद अरुणाचल प्रदेश गए, जहां पर सियोम नदी पर एक बहुत खास ब्रिज बना है, उसका उद्घाटन किया गया। और ये भी खास बात है कि राजनाथ सिंह का ये पहला दौरा था अरुणाचल प्रदेश में, जहां पिछले महीने 9 दिसंबर को यांगसे इलाके में भारतीय और चीनी सेना के बीच में एक झड़प हुई थी। उसके बाद ये रक्षा मंत्री का अरुणाचल प्रदेश में पहला दौरा था। चीन अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत मानता है, और जब भी कोई भारतीय नेता अरुणाचल जाता है तो चीन को इस बात से बड़ी परेशानी होती है। पिछले 5 सालों में 3000 किलोमीटर से ज्यादा रोड प्रोजेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश में अकेले बनाए जा चुके हैं, और पिछले 2-2.5 सालों में जितने इलाके हैं जो फॉरवर्ड लोकेशंस हैं चीन के बॉर्डर के पास, वहां पे भारत की तरफ से डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, खास करके ब्रिजेस और सड़कें। इससे न सिर्फ भारतीय सेना की कनेक्टिविटी में तेजी आई है, लेकिन जो इन इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी ये बहुत राहत की बात है। अभिषेक भल्ला, दिल्ली, जीएनटी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में हम इसलिए हिचकते थे क्योंकि चीन से बेवजह तनाव को हम टालना चाहते थे। लेकिन पिछले कुछ साल से एलएसी पर चीन की जिस तरह से बदमाशियां और चालबाजियां बढ़ी हैं, उसने एक पड़ोसी के तौर पर हमारी हिचक को भी दूर कर दिया है। अब भारत भी तेजी से बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रहा है, उसे बढ़ावा दे रहा है। चीन के मुकाबले गैप को घटाने में लगा हुआ है। पहले डोकलाम, फिर गलवान और पिछले ही महीने तवांग में चीन की हिमाकतों का भारत कुछ इसी अंदाज में मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात अब मौसम की करते हैं। पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है। नए साल का स्वागत भी हम लोगों ने ठंड से ही किया था। बर्फबारी का मजा लेने के लिए जो पर्यटक पहाड़ों पर गए थे उनकी भी मन की मुराद पूरी हुई, क्योंकि वहां भी जमकर बर्फबारी हुई। लेकिन पहाड़ों पर गिरी इस बर्फ का असर उत्तर भारत पर भी हुआ है। दिन की शुरुआत आजकल घने कोहरे से हो रही है, और आलम तो यह है कि कभी कभी पूरा दिन सूर्य देवता के दर्शन नहीं होते। मौसम विभाग ने भी आशंका जताई है कि आने वाले कुछ दिनों में फिलहाल मौसम ऐसा ही रहने वाला है। पहाड़ों पर बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में पारा लुढ़का दिया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है, यानी उत्तर भारत में अगले 3 से 4 दिन ठंड का कहर जारी रहेगा, और साथ ही घने कोहरे की आशंका है। केवल सुबह और रात ही नहीं, बल्कि दिन के तापमान में भी गिरावट आ सकती है, जिससे ठंड का प्रकोप और बढ़ने का अनुमान है। इसीलिए आने वाले दिनों में दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हम दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मौजूद है, यहीं पर पीछे इंडिया गेट है, लेकिन तमाम लोग आप देखिए कि इस ठंड में भी दिल्ली घूमने के लिए पहुंच रहे हैं, इंडिया गेट घूमने के लिए पहुंच रहे हैं, मौसम का मजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। और खासकर वो लोग जो दूसरे शहरों से आए हैं वो भी यहां पर आपको दिखाई पड़ जाएंगे। हालांकि ठंड से सभी की हालत खराब है। तापमान की हम बात करें तो अभी जरूर तापमान 16 डिग्री के आसपास है, लेकिन रात में यही तापमान 8 डिग्री 7 डिग्री के पास पहुंच जाता है, जो कि लगातार
परेशानी का सबब दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए बना हुआ है। पहाड़ों की हम बात करें तो वहां भी और बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से कि आने वाले 4 से 5 दिनों में एक बार फिर से बर्फबारी हो सकती है और आने वाले कुछ दिनों में यानी कि 6 या 7 तारीख से दिल्ली एनसीआर में ये शीतलहर यानी कि जो हवाओं की रफ्तार है वो और ज्यादा बढ़ सकती है, मतलब ठिठुरन और ज्यादा बढ़ जाएगी। दिल्ली के अलावा यूपी, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में ठंड का स्तर बढ़ने वाला है। इन राज्यों में अगले 4 से 5 दिनों तक सर्दी का प्रकोप रहेगा। 6 जनवरी तक उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में शीतलहर चलने की भी आशंका है। हिमाचल प्रदेश में 6 जनवरी तक शीतलहर का अटैक रहेगा। वहीं हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 7 जनवरी तक शीतलहर जारी रहेगी। जो पूरे उत्तर भारत में काफी ज्यादा फॉग चल रही है, डेंस टू वेरी डेंस फॉग जो वो चल रही है, तो जो आने वाले दिन है इसमें भी जो फॉग परसिस्ट करेगी, लेकिन जो इसकी इंटेंसिटी और जो एरिया वो थोड़ा वेरी करता रहेगा, क्योंकि अभी जैसे पिछले 24 घंटे में देखें तो जो फॉग है वो डेंस टू वेरी डेंस रिकॉर्ड की गई, पंजाब में भी और हरियाणा में भी रिकॉर्ड की गई। इवन चंडीगढ़ में जो फॉग है वो आज भी चल रही है, वो विजिबिलिटी काफी कम चल रही है। तो जो टेम्परेचर है उसमें अगर मिनिमम टेम्परेचर देखें तो फॉग की से जो टेम्परेचर है वो थोड़ी से हाई साइड में चल रहे हैं। जो 2 दिन में जो फॉग है उसमें थोड़ी सी इंटेंसिटी और जो एरिया थोड़ा सा कम हो सकता है, क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, फीवर सी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, उसका जो इफेक्ट है थोड़ा पड़ सकता है, लेकिन जो बारिश तो नहीं होगी, लेकिन फॉग के ऊपर जो इसका थोड़ा सा असर रहेगा। उसके बाद भी जो इसकी इंटेंसिटी है जैसे WD जो फीवर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो क्रॉस करेगी, पास हो जाएगी, तो जो अपने फॉग है वो दोबारा से बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है। किन्नौर और लाहौल स्पीति में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बर्फ गिरने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसका असर उत्तर भारत में भी देखने को मिल रहा है। इन 4 तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पहाड़ों से आने वाली सर्द हवाओं ने उत्तर भारत में हाड़ गला देने वाली ठंड ला दी है। कई जगहों पर कोहरा इतना ज्यादा है कि दोपहर में भी गाड़ियों की लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसा लग रहा है जैसे ठंड और गलन की वजह से लोगों का घर से निकलना मुश्किल है, लेकिन जिनके जरूरी काम है उनको तो घर से निकलना ही पड़ता है। ऐसे में अभी लखनऊ की सड़कों पर भी लोग निकल रहे हैं। हम देख रहे हैं ये मुख्य सड़क है, विधानसभा के सामने से यहाँ लोग जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अब शाम का समय है तो बहुत ज्यादा ठंड का सामना करना पड़ा है, शीतलहर का सामना लोगों को करना पड़ा है। जो चेतावनी है मौसम विभाग की उसके अनुसार अभी ये स्थिति जारी रहेगी। कुछ लोगों से भी बात करते हैं। ये बताइए कितनी ठंड है? लग रहा है बहुत ज्यादा ठंड। आप कहीं काम से आ रहे हैं? हाँ, बहुत गलन है, बहुत ठंड है। आप बताइए, आप बिल्कुल देखिए, बिल्कुल मुझे लग रहा है एकदम ठंड से बचने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये तो करना ही पड़ेगा मैम ना, कि एक्चुअली ऑफिस जाते हैं, फिर ऑफिस से घर, तो फिर ठंड में तो थोड़ा समझना पड़ेगा ना, अपने बीमारी का डर है फिर। हाँ, तो इस तरह से लोग अपना बचाव कर रहे हैं। पीछे जहाँ तक नजर जा रही है अभी कोहरे की चादर यहाँ दिख रही है। अभी और जब ये कोहरा गहरा होगा, क्योंकि रात गहरी होती जाएगी, उसके साथ उत्तर भारत के अलग अलग इलाकों में सर्दी का सितम कैसा है वो देखिए। सर्दी के कहर से शिवनगरी काशी भी अछूती नहीं रही। पारे में लगातार गिरावट देखी जा रही है। बढ़ती ठंड का असर फसलों पर भी पड़ रहा है। काशी में 1 जनवरी से लगा की ठंड आई है। 1 जनवरी के पूर्व लगा ही नहीं था कि वास्तव में काशी में ठंड आई थी। तो 1 जनवरी से अब कपड़ा निकल गया। आप पूरा बक्सी बक्सा में जितना कपड़ा था, मतलब वह भी मौका नहीं मिला कि आप सुखा सके। राजस्थान के करौली में एक बार फिर से कोहरे ने दस्तक दे दी है। ज्यादातर स्थानों पर घना कोहरा देखा जा रहा है, जिसके चलते वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चंडीगढ़ भी ठंड और कोहरे की गिरफ्त में है। यहाँ भी सर्दी का सितम लोगों पर हावी है। दोपहर और शाम में अंतर कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है। सड़क पर गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं। घने कोहरे की वजह से सबसे ज्यादा जो असर पड़ा है वो यातायात पर पड़ा है। आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियां हैं उनको अपनी फॉग लाइट्स है वो चलानी पड़ रही है, क्योंकि जो विजिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है। उसके साथ साथ अगर हम ट्रेन्स की बात करें या फ्लाइट्स की बात करें तो जो ट्रेन्स और फ्लाइट्स है वो भी काफी घंटे देरी से चल रही हैं।
उसके साथ साथ आपको बता दें कि मौसम विशेषज्ञों की माने तो आने वाले एक हफ्ते तक और ज्यादा सर्दी और घना कोहरा पड़ेगा, जिससे लोगों को और ज्यादा ठंड से जूझना होगा। फिलहाल कुछ दिनों तक ठंड से राहत की कोई उम्मीद नहीं है, बल्कि आने वाले 3 से 4 दिनों में तापमान में 1-2 डिग्री और गिरावट जरूर देखी जाएगी। दिल्ली से मनीष चौरसिया, चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे सर्दी के डबल अटैक का आम जनता पर भी काफी असर देखा जा रहा है। सबसे ज्यादा इसका असर यातायात पर देखने को मिला है। कोहरे के चलते ट्रेनों की आवाजाही पर असर हुआ है। आज कोहरे के चलते दिल्ली आ रही 5 फ्लाइट्स को भी डायवर्ट किया गया और सभी फ्लाइट्स कोहरे के ही चलते जयपुर की ओर डायवर्ट की गई। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ठंड का असर कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है। ऐसे में बिगड़ते मौसम को देखते हुए बच्चों का खास ख्याल रखने की भी जरूरत है। बच्चों को ठंड से बचाने के लिए सरकार भी एक्शन में है। बच्चों को ध्यान में रखते हुए कई राज्यों में स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं और कई राज्यों में स्कूलों के समय को बदल दिया गया है। दिल्ली सरकार ने पहले से ही यानी कि 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक सभी सरकारी और निजी स्कूलों को विंटर वेकेशन देने के निर्देश दिए हुए हैं। दिल्ली की तरह ही हरियाणा सरकार ने भी राज्य से स्कूलों में 15 जनवरी तक विंटर वेकेशंस का ऑलरेडी अनाउंसमेंट किया हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी शीतलहर को देखते हुए स्कूल फिलहाल बंद है। लखनऊ में 4 जनवरी से 7 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। पटना में सभी स्कूलों की विंटर वेकेशंस को 7 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पंजाब के स्कूलों की बात करें तो 13 जनवरी तक विंटर वेकेशंस बढ़ा दी गई हैं। राजस्थान के स्कूलों में भी 25 दिसंबर से ही सर्दी की छुट्टियां जारी हैं और यहां 5 जनवरी तक स्कूलों में विंटर वेकेशंस है। ठंड में बीमार पड़ने से सीधा असर आपकी इम्यूनिटी पर होता है और इम्यूनिटी बिगड़ते ही कोरोना के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो ऐसे में खुद को और बच्चों को ठंड से बचाना बहुत जरूरी है। कैसे बचाव करेंगे और कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच कैसे बच्चों को ठंड से बचाया जा सकता है, चले जानते हैं डॉक्टर अतुल गोगिया से। ठंड में इन्फेक्शंस होने का, छाती के जुकाम, खांसी, इन्फेक्शन, सांस की प्रॉब्लम्स, ये बहुत कॉमन चीजें हैं जो इस मौसम में देखने को मिलती हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सांस की दिक्कत के लोग हैं, जो इस तरह की हार्ट की बीमारी है, इन सब की ब्लड प्रेशर है, ये सब बढ़ सकता है। तो इसीलिए हमें इंश्योर करना है कि अपने आप को गर्म रखें, प्रॉपरली कवर्ड रहें और सुबह और शाम का समय जो सबसे ज्यादा, जब ठंड ज्यादा रहती है उस समय हम एहतियात बरतें। बहुत जरूरी हो तभी निकलें। मॉर्निंग वॉकर्स हैं जो पहले अर्ली मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, आई थिंक उनको थोड़ा अपना डिले करना चाहिए या देखना चाहिए, उस समय करें जब थोड़ा सा धूप हो या थोड़ा मौसम सही हो और प्रॉपरली कवर्ड अप रहें। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। अपनी दवाइयां समय पे लें। ब्लड प्रेशर है, सांस है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, उनकी अप्रोप्रिएट इलाज किया जाए, सही समय से दवाई लें। दूसरा, फ्लू काफी ज्यादा होता है इस मौसम में, तो फ्लू वैक्सीन जिन लोगों ने नहीं लगवाया वो अपना फ्लू वैक्सीन अपडेट करें। इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे तो मेरे ख्याल से हम इससे निपट पाएंगे। अमूमन इस मौसम में हम कहते हैं कि खून जमा देने वाली ठंड, शायद ये शीतलहर जो है वो ऐसे में इस पर अलर्ट भी जारी किया गया है। ऐसी परिस्थिति में जो बुजुर्ग लोग हैं उनको किस तरीके से प्रिकॉशन रखना चाहिए? क्या वो घर से बाहर निकले, जब निकले तो किस तरीके से निकले और कितनी दिक्कतें होंगी? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको भी बताया, तो बुजुर्ग लोग हैं उनको ध्यान रखने की जरूरत है। आमतौर पर बुजुर्ग लोग हैं कुछ ना कुछ बीमारी से ग्रस्त है, ब्लड प्रेशर हो चाहे हार्ट की डिजीज हो, उनका अप्रोप्रिएट प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, कंट्रोल रखें, वैक्सीनेशन अप टू डेट रखें। बहुत जरूरी है, तभी जैसे बताया कि सुबह की सैर के लिए लोग निकल रहे हैं तो तभी निकलें अगर बहुत जरूरी है, नहीं तो अवॉइड करें। अगर निकलते भी हैं तो गर्म कपड़े पूरी तरह से सर, कान, छाती कवर करके निकलें। गर्म पदार्थ पेय हैं उनका इस्तेमाल करें। वेल हाइड्रेटेड रहें, अच्छे से लिक्विड इंटेक रखें, गर्म लिक्विड्स का लें। इन सब चीजों का ध्यान रख के हम अपनी सर्दी से लड़ सकते हैं। सर्दी ऊपर से कोहरा, डबल अटैक लगातार दिल्ली वालों को परेशान कर रहा है। इंडिया गेट का इलाका हो या फिर संसद मार्ग, सराय काले खां या फिर करनाल बाईपास, कोई भी इलाका हो, हर जगह पर कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। और जो दूर दराज से दिल्ली में इलाज कराने के लिए आते हैं, सबसे बड़ा संकट तो उनके लिए है। हालांकि दिल्ली सरकार ने इन लोगों के लिए अस्पताल के बाहर शेल्टर के तौर पर कुछ इंतजाम किए हैं,
दिल्ली एम्स के पास मरीजों और उनके परिजनों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, देखिए दिल्ली से मेरे सहयोगी मनीष चौरसिया की रिपोर्ट। दिल्ली में ठंड का कहर जारी है। रात में तापमान 5 से 8 डिग्री के बीच है। ठंडी हवाएं भी चलनी शुरू हो गई हैं। मतलब मौसम की मार अब जबरदस्त दिल्ली एनसीआर पर पड़ने लगी है। ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने उन लोगों के लिए क्या इंतजाम किया है जिनके पास दिल्ली में कोई परमानेंट छत मौजूद नहीं है। हम इस वक्त खड़े हैं दिल्ली में एम्स अस्पताल के बाहर। ये पूरा एम्स का इलाका है, एम्स अस्पताल है यहाँ पर, और यहाँ पर तमाम लोग दूसरे राज्यों से, दूसरे शहरों से आते हैं अपनों का इलाज कराने के लिए। उनके लिए ये रैन बसेरा एक बहुत अच्छा साधन होते हैं जहाँ पर अपनी सर्दियों की रात काट सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वहाँ से लेकर यहाँ तक ये हैंगर्स बनाए गए हैं। कुल कैपेसिटी इनकी फिलहाल 280 के आसपास बताई जा रही है। ये तो बात हुई बाहर की, लेकिन अंदर इनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं या क्या कुछ कमियां भी हैं वो आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हैंगर अंदर हम पहुंचे हैं और अंदर लाइन से बेड लगे हुए हैं। ये फोल्डिंग्स है और इनके ऊपर आप गद्दे देख रहे हैं, चादर है और कंबल यहाँ पर दिए जाते हैं जो लोग यहाँ पर लेटते हैं। हालांकि कंबल की संख्या कितनी होगी ये तय नहीं है, जिसको जितने चाहिए। ठंड लग रही है तो आप ज्यादा भी ले सकते हैं। और हमें फिलहाल ये बताया गया है कि सुबह शाम खाना आता है, चाय भी आती है, नाश्ता भी आता है। लेकिन बहुत जरूरी है उनकी बात सुनना जो यहाँ पर रह रहे हैं काफी दिनों से। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए आप? मैं एमपी से आया हूँ, दशरथ तिवारी मेरा नाम है। अच्छा, तो कैसी व्यवस्था है यहाँ पे? बढ़िया व्यवस्था चल रही है। क्या कुछ मिलता है? वही सब्जी रोटी मिलती है। खाना मिलता है? खाना मिलता है। कितने टाइम? शाम को 5 बजे और सुबह वो 10 साढ़े 10 पर। अच्छा, हाँ, क्या बता रही हैं आप? सुबह में दाल चावल है, शाम में रोटी सब्जी है। चाय वाय? चाय सुबह में है। ठीक है, अब हमें इसी मजबूरी में तो ठीक है खाना चाहिए। इसी मजबूरी मतलब बिस्तर वगैरह ठीक से मिले हुए, कंबल वगैरह ठीक है। आप कहाँ से आए हैं? क्या नाम है आपका? चतुर्भुज, झांसी से आए साहब। झांसी से आए हैं आप? व्यवस्था ठीक है यहाँ पे? हाँ, बढ़िया है साहब। क्या क्या मिलता है खाने पीने के लिए? खाने में दिन भर बढ़ता रहता है साहब खाना। तो कोई हलवा मिलता है, कोई और सब्जी रोटी पूड़ी सब्जी, दिन भर खाना बढ़ता ही रहता है साहब। हाँ, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत। बिस्तर बढ़िया है, गद्दा सब ठीक है? बढ़िया है, सब बढ़िया है साहब। तो फिलहाल ये जगह है एम्स के बाहर, और जितने भी लोगों को यहाँ फिलहाल रैन बसेरा के अंदर जगह मिलती है वो तो यही बता रहे हैं कि व्यवस्था ठीक है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि बहुत बड़ी संख्या यहाँ पर होती है, सभी को रैन बसेरा में जगह मिल जाए ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो लोग कम से कम यहाँ पर हैं वो फिलहाल व्यवस्था से संतुष्ट दिखाई पड़ते हैं। कैमरामैन संजय के साथ मनीष चौरसिया, न्यूज़ टुडे, दिल्ली।